फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेने वाला हूं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिया है वो कहीं ना कहीं हम सबके सामने ही आता है, क्योंकि अपनी होल लाइफ में कभी ना कभी हम अपनी दुकान या अपना मकान किसी न किसी को किराए पर देते हैं, या फिर कई बार हम दूसरे शहरों में जाते हैं, वहां पर जॉब करते हैं, तो हम भी वहां पर अपना घर नहीं बनाते बल्कि किराए पर कोई घर लेते हैं। तो ये वीडियो किराए पर मकान और दुकान देने वालों और किराए पर मकान और दुकान लेने वालों दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। वरना होता क्या है, किराए के मकान में अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है तो किराएदार और मकान मालिक दोनों ही सिविल केसेज में वर्षों तक फंसे रहते हैं, और सिविल केसेज को कहा जाता है कि उनका कोई एंड नहीं होता, यानी कि 20 साल 25 साल कितने भी चलते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है और कई बार तो आदमी चला जाता है लेकिन वो केस फिर भी चलता रहता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आपके लिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों शुरुआत यहां से करते हैं कि जब हम कोई अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं तो जरूरी है कि हम एक रेंट एग्रीमेंट करने के बाद ही ऐसा करें। दोस्तों यदि आप अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं या आप कोई मकान या दुकान किराए पर ले रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एक रेंट एग्रीमेंट जरूर कर लें। ये जो रेंट एग्रीमेंट होगा ये रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसकी जो अवधि होगी वो इनिशियली आपको 11 महीने की रखनी है। ये जो आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे या आप एक स्टाम्प पेपर पे बनवाएंगे और बनवाने के बाद इसको आप नोटराइज्ड करवा लेंगे। इसमें दोनों ही पक्ष, यानी किराए पर जो मकान या दुकान दे रहा है और दूसरा पक्ष जो किराए पर मकान या दुकान ले रहा है, यानी कि जो ओनर है लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है यानी कि किराएदार है, दोनों की आईडी भी लगवा दें और एक फोटो भी लगा दें तो ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इस रेंट एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन होता है, यानी कि सबसे पहले जो दुकान या मकान आप किराए पर दे रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। मतलब उदाहरण के लिए यदि आप कोई मकान दे रहे हैं तो उसमें कितने कमरे हैं, कितने बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है या फिर किचन है, कितने टॉयलेट बाथरूम है, और आपकी जो मकान है उसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स लगी है, जैसे पंखे कितने लगे हैं, लाइट्स कितनी लगी हैं, गीजर लगा है या कुछ और अगर उसमें प्रॉपर्टी है, तो उन सारी चीजों का विवरण रेंट एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है, ताकि इन चीजों को यदि कोई नुकसान पहुंचे तो फिर उसके लिए जो जिम्मेदारी होगी वो उसके बाद किराएदार की बनेगी। मकान मालिक किराएदार दोनों का नाम पता पूरा मेंशन हो जाएगा, कितना किराया आपका तय हुआ है वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो जाता है। इसके साथ साथ जो अवधि है रेंट एग्रीमेंट की वो मेंशन हो जाती है। साधारणतः जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने का बनाया जाता है, तो रेंट एग्रीमेंट में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि ये रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए वैलिड होगा और इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक चलेगा। ये चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक सबलेटिंग के बारे में जो भी रूल और प्रावधान रखना चाहे कि सबलेट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको भी रेंट एग्रीमेंट में डालना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड ने किराएदार को कोई मकान किराए पर दे दिया और उस किराएदार ने आगे किसी और को किराए पे दे दिया, तो कई बार लैंडलॉर्ड को मकान मालिक को इसमें आपत्ति होती है। तो इसलिए इस पॉइंट को रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखाना चाहिए कि वो सबलेट करने का अधिकार किराएदार को दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब दोस्तों आप दोनों के बीच में यानी कि लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में जो भी किराया तय होता है उस किराए की अमाउंट को खोला जाना बहुत आवश्यक है। रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि प्रति माह किराया इतना होगा, और यदि किराएदार किसी तरह की सिक्योरिटी अमाउंट दे रहा है या फिर एडवांस दे रहा है तो उस सिक्योरिटी और एडवांस को भी उसमें खोला जाना आवश्यक है कि कितनी अमाउंट इसने सिक्योरिटी के रूप में दी है और इतनी अमाउंट इसने एडवांस के रूप में दी है। तो इससे भविष्य में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, अमाउंट एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ साथ पेनल्टी को भी खोला जाना चाहिए, यानी कि ये बात जरूर लिखी जानी चाहिए कि इतनी तारीख तक अगर किराया रिसीव नहीं होता है तो फिर सामने वाली पार्टी को यानी किराएदार को इतनी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ रेंट एग्रीमेंट में ये चीज जरूर मेंशन होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, लैंडलॉर्ड की या फिर किराएदार की। इसके साथ जो मेंटेनेंस होती है घर की, मान लीजिए आपने कोई घर लिया है किराए पर, तो उसमें साल में एक बार कम से कम व्हाइट वॉश भी कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी ठीक कराएंगे, बाथरूम्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी ठीक कराएंगे। तो सारी जो मेंटेनेंस है ये किसकी होगी, लैंडलॉर्ड की होगी या फिर जो है किराएदार की होगी।
इसमें जो व्हाइट वॉश का खर्चा होता है वो साल में एक बार कायदे से मकान मालिक का होता है। तो यदि दोनों पक्ष इस पर सहमत है तो इस बात को भी रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखवा लेना चाहिए। यदि आपने अपनी दुकान या मकान किराए पर दी है और उस दुकान या मकान में एक से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो आप 18 साल से ऊपर जितने भी लोग उस मकान या दुकान में रह रहे हैं तो आप उन सभी के नाम रेंट एग्रीमेंट में लिखिए, ताकि जो किराए की जिम्मेदारी होगी वो सभी की बने। आप किसी को भी किराए के लिए कह सके, वरना अमूमन ये होता है जब कई लोग रह रहे होते हैं और किराया आपको नहीं आता है तो आप किसी एक आदमी को कहते हैं तो वो उस पर ब्लेम करता है जिसका नाम रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो इसलिए आप रेंट एग्रीमेंट में सभी लोगों के नाम डालिए, बशर्ते कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, वो वयस्क हो। रेंट एग्रीमेंट में ये बात भी जरूर लिखी जानी चाहिए कि कितने के टाइम के बाद आप किराया बढ़ाएंगे और कितना % बढ़ाएंगे। रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम प्रतिवर्ष 10% किराया बढ़ाने का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कोई दुकान या फिर कोई मकान किराए पर दे रहा है तो पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो दुकान और मकान उसी व्यक्ति की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका ओनर कोई और है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति ओनर ही नहीं है और वो आपके साथ में एग्रीमेंट कर लेता है और आप उसकी दुकान या मकान ले लेते हैं। तो ऐसे केस में जो असली ओनर होगा उसको राइट होगा कि वो आपको बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल सकता है कानूनन। तो इसलिए आप ये जरूर चेक कर लें कि जो भी व्यक्ति आपको मकान या दुकान किराए पर दे रहा है वही उसका असली मालिक हो। रेंट एग्रीमेंट में एक बात ये भी लिखी जाती है कि यदि मकान मालिक किराएदार को घर से निकालना चाहता है या फिर किराएदार मकान को रेंट एग्रीमेंट के पीरियड से पहले छोड़ना चाहता है तो ऐसे केस में दोनों ही पार्टी एक दूसरे को 30 दिन का नोटिस देंगी। यानी 30 दिन पहले नोटिस देके उसको बताएंगी। यदि लैंडलॉर्ड निकालना चाहता है तो बताएगा कि 30 दिन के बाद आप मकान खाली कर दीजिए, और यदि किराएदार जाना चाह रहा है तो वो भी लैंडलॉर्ड को बताएगा कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर मैं मकान खाली कर दूंगा। दोस्तों हमारे देश में रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 लागू होता है, जिसके अंतर्गत ये रेंट से संबंधित सारी चीजें कवर होती हैं। यदि आपकी दुकान या मकान का किराया 3500 या उससे ज्यादा पर मंथ प्रति माह होता है तो रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधान ऐसे रेंट एग्रीमेंट पर लागू होते हैं, और इसके अनुसार कोई डिस्प्यूट होने पर आप जो है अदालत में भी जा सकते हैं। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट में सारी शर्तें डाल लेने के बाद दोनों पार्टी के उस पर साइन हो जाने चाहिए, यानी लैंडलॉर्ड और किराएदार दोनों के उस पर साइन करवा लेने चाहिए। दोनों का एक फोटो लगा लेना चाहिए, फोटो पर भी उनके क्रॉस साइन होने चाहिए। दोनों को इसमें आइडेंटिटी लग जानी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज दोनों पार्टी के लग जाए, और उसके बाद आपको इस एग्रीमेंट को नोटरी करा लेना चाहिए। तो इससे आपको भविष्य में सुविधा मिलेगी। जो अननेसेसरी डिस्प्यूट होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आप बचे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।